मम्मी चलो ना, आपको और कितना मेकअप करना है अभी? बस 2 मिनट और। ओहो मम्मी चलो ना, वाटर पार्क में जब हम पानी में जाएंगे तब तो आपका सारा मेकअप वैसे ही धुल जाएगा। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे समझ आएगी मेकअप की इम्पोर्टेंस। ना मम्मी, मैं तो कभी मेकअप नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बेटा, और वैसे भी मेरी गुड़िया तो इतनी प्यारी है कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं। ओहो लो, छोड़ दिया मैंने। चलो अच्छा सुनिए, वाटर पार्क से लौटते हुए थोड़ा मार्केट भी चल लेंगे। जन्माष्टमी आ रही है तो बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े और बाकी का सामान लेना है। बाकी का सारा सामान खरीद लेना मम्मी, लेकिन बाल गोपाल जी के कपड़े मत लेना। अरे पर ऐसा क्यों बेटा? जन्माष्टमी पर तो बाल गोपाल जी को नए कपड़े ही पहनाते हैं ना। हाँ मम्मी, पर इस बार भी बाल गोपाल नए ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन मार्केट से खरीदे हुए नहीं। आप भूल गयी? इस बार तो हम बाल गोपाल के कपड़े खुद बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, ऐसा सोचा तो था, पर बेटा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है मम्मी, आप बस मुझे बता देना कि कैसे करना है, कपड़े मैं ही बनाऊंगी। अरे बाबा, जो करना है वो लौट कर लेना, अब चलें। और इसी के साथ मीरा और उसके माता पिता घर से चल पड़े। वो सभी वीकेंड पर वाटर पार्क घूमने जा रहे थे। मीरा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाटर पार्क जाने से ज्यादा किसी और बात को लेकर थी। मम्मी देखो, मैं बाल गोपाल जी को अपने साथ ले आई हूँ। हम लौटते हुए मार्केट से इनकी ड्रेस के लिए सब कुछ खरीद लेंगे। हम रेड कलर का कपड़ा खरीदेंगे और उस पर गोल्डन लेस लगाएंगे। और मैंने सोचा है कि मैं बाल गोपाल जी के लिए मोतियों की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो उसके लिए कलरफुल मोती भी ले लेंगे। और हाँ, बाल गोपाल जी के लिए नई बांसुरी और मोर पंख भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ, सब लेंगे बेटा, पर अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हम वाटर पार्क जा रहे हैं, तुम वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो क्या? ऐसे नहीं है पापा, लेकिन बाल गोपाल जी का बर्थडे आ रहा है और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलो भाई, आ गए वाटर पार्क। तुम दोनों गेट की तरफ चलो, मैं जल्दी से टिकट्स लेकर आता हूँ। मीरा ने अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क में खूब एंजॉय किया और फिर कुछ देर बाद, मम्मी वो देखो, वो आपकी फेवरेट राइड है ना, चलो अब उसी पर चलते हैं। नहीं बेटा, वहाँ बच्चों को नहीं ले जा सकते, तो रहने दो उसे। लेकिन मम्मी आपको तो उस पर जाना था ना। ऐसा करो, आप दोनों वो राइड ले आओ, मैं यहीं पर आपका वेट कर लूंगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली कहाँ हूँ मम्मी, मेरे बाल गोपाल तो है मेरे साथ। कविता, जब यहाँ आई ही है तो फिर दिल खोलकर मजे कर लो, फिर ना जाने कब मौका मिले। अच्छा ठीक है, पर मीरा तुम यहीं पर रहना, हमारे ठीक सामने, यहाँ से कहीं मत जाना तुम, ओके? हाँ मम्मी, आप जाओ पापा के साथ। इसके बाद कविता और सुनील राइड के लिए चले गए और मीरा वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने बाल गोपाल को निहारने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। सुनील और कविता एक बहुत ही बड़े झूले पर राइड ले रहे थे, जिसका संतुलन अचानक ही बिगड़ गया। झूला काफी जोर से हिलने लगा। उस वक्त सुनील और कविता काफी ऊंचाई पर थे, जहाँ से वो सीधे जमीन पर आ गिरे। मीरा को जब तक इस सब का पता चला, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा का साथ उससे हमेशा के लिए छूट चुका था। एक ही पल में मीरा अनाथ हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने मीरा को उसके चाचा चाची के सुपुर्द कर दिया और यहीं से मीरा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। ए महारानी, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आलसी लड़की से। जाकर रसोई में सारे बर्तन धो और फिर हम सबके बिस्तर भी लगा। चल उठ जल्दी से। हाँ चाची, मैं करती हूँ। अब चाची, जन्माष्टमी आने वाली है। तो तुझे उससे क्या करना है? मम्मी और मैं बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बनाने वाले थे अपने हाथों से। हाँ तो अब ना तो तेरी मम्मी जिंदा है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है, समझी? काम से बचने के बहाने मत बना और जाकर वो कर जो कहा मैंने। मीरा का घर और बाकी सब कुछ उसके चाचा यानी सुनील के छोटे भाई ने हथिया लिया, लेकिन फिर भी वो और उसकी पत्नी मीरा से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मीरा उनके लिए एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं थी। मासूम मीरा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपने बाल गोपाल के लिए उसे कुछ तो करना ही था। अरे ये दुपट्टा, ये किससे पूछकर उठाया तूने और क्या कर रही है तू इसके साथ? चाची, मैं इससे बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बना रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत? ये दुपट्टा मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी और तूने इसका ये हाल कर दिया। ठहर जा, आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने पर लेकर ही आती हूँ। इतना कहकर मीरा की चाची रसोई की तरफ गई और वहाँ से एक मोटा बेलन लेकर बाहर आई। वो बहुत गुस्से में थी। वो उस बेलन से मीरा को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही मीरा रोती हुई घर से बाहर निकल गई। ये सब क्या हो गया मम्मी पापा? अब क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बाल गोपाल जी, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मीरा अपने बाल गोपाल के साथ सारा दिन इधर उधर भटकती रही और फिर रात को वो फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह आँख खुली तो भूख के मारे मीरा का बुरा हाल था। मीरा फिर चल पड़ी। मार्केट में एक से एक खाने की चीजें दिख रही थी,
लेकिन मीरा के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी अचानक एक आदमी मीरा के पास आया और उससे बोला, ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर? चल हट यहाँ से, ग्राहकों के लिए रास्ता छोड़। अंकल मैं हट जाऊंगी, पर प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, खाना चाहिए तो तुझे काम करना होगा। हाँ अंकल, आप बताओ ना क्या काम करना होगा मुझे? मेरे होटल में झाड़ू पोछा करना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हाँ, पेट भर के खाना खिला दिया करूंगा, वो भी रोज। मीरा छोटी भी थी और मासूम भी, इसीलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा और उस आदमी की बात तुरंत मान ली। उस आदमी का नाम राम किशोर था। वो एक होटल चलाता था। उसने बड़ी ही चालाकी से मीरा को काम पर रख लिया, और वो भी सिर्फ 3 वक्त के खाने के बदले। लेकिन मीरा इसमें भी खुश थी। वो सारा दिन राम किशोर के होटल में काम करती और फिर होटल के बाहर ही फुटपाथ पर सो जाती। इतने मुश्किल हालात में भी मीरा ने बाल गोपाल का साथ नहीं छोड़ा और बाल गोपाल ने भी मीरा को थामे रखा। अंकल, कल जन्माष्टमी है, मुझे अपने बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं और इनकी पूजा भी करनी है और इन्हें खिलाने के लिए। अरे बस कर लड़की, तेरा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं और चली है बाल गोपाल को संवारने। तुझे पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, बस उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना मुझसे। मीरा उदास हो गई और जाकर बर्तन धोने लगी। तभी राम किशोर से मिलने उसका एक दोस्त वहाँ पर आया। कैसे हो राम किशोर, काम धंधा कैसा चल रहा है? ऊपर वाले का करम है भाई। और अपना सोनू, वो कैसा है अब? बस यही मत पूछो मेरे भाई, उसे जब जब देखता हूँ मेरा तो कलेजा फटने लगता है। पूरे 5 साल हो गए उसे बिस्तर पर पड़े पड़े, शरीर का कोई हिस्सा हिलने का नाम नहीं ले रहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ही जाने क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में। इतना कहकर राम किशोर फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल 5 साल पहले उसके बेटे सोनू को अचानक तेज बुखार आया और फिर उसके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। तब से वो बिस्तर पर ही था। क्या डॉक्टर और क्या नीम हकीम, राम किशोर सब कुछ आजमा चुका था, लेकिन सोनू की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। वैसे तो इससे पहले भी मीरा ने सोनू के बारे में होटल के दूसरे कर्मचारियों से थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उस दिन राम किशोर से सारा हाल सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो सीधे राम किशोर के पास गई और उससे बोली, अंकल जी ये लीजिए, ये मेरे बाल गोपाल जी का मोर पंख है, इसे सोनू भैया के तकिए के नीचे रख देना, फिर देखना मेरे बाल गोपाल उन्हें कैसे ठीक कर देंगे। मैंने इनसे कहा है सोनू भैया को ठीक करने के लिए और ये मेरी बात हमेशा सुनते हैं। राम किशोर को मीरा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो मोर पंख उससे ले लिया और रात को उसे सोनू के तकिए के नीचे भी रख दिया। फिर अगले दिन, मीरा, ओ मीरा, कहाँ है तू? क्या हुआ अंकल जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं मेरी बच्ची, तूने तो वो कर दिखाया जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कहकर राम किशोर ने मीरा को गले से लगा लिया। तभी पीछे से सोनू वहाँ आया। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर वहाँ हर कोई चौंक गया। सुशीला, देखो यही है वो जिसने हमारे बच्चे को फिर से हमें लौटा दिया। नहीं अंकल जी, ये सब तो मेरे बाल गोपाल जी ने किया है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप इन्हें थैंक यू कह सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे बाल गोपाल जी को थैंक यू भी कहेंगे और आज इनका बर्थडे भी खूब अच्छे से मनाएंगे। तुम्हें इनके लिए जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। क्या सच में आंटी? थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, तुम अब से मुझे मम्मी बुला सकती हो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, लेकिन तुम इतना जान लो कि आज से तुम अकेली नहीं हो, क्योंकि आज से हम तुम्हारे मम्मी पापा और सोनू तुम्हारा भाई है। मीरा के लिए एक ही पल में जैसे सब कुछ बदल गया। उसने मुस्कुराकर बाल गोपाल को देखा और उन्हें गले लगाते हुए बोली, थैंक यू बाल गोपाल जी और हैप्पी बर्थडे। 5 साल की ज्योति अपनी माँ ममता के साथ सोनापुर शहर में रहती थी। ज्योति के पिता रिक्शा चलाते थे। एक दिन उनके रिक्शे को एक ट्रक ने पीछे से जोर का धक्का मार दिया, जिससे ज्योति के पिता की उसी समय मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ज्योति और उसकी माँ ममता दोनों की आर्थिक हालत बहुत दयनीय हो गई थी। माँ कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ज्योति बेटी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम दोनों काम की तलाश में बाहर चलते हैं। कहीं कुछ काम मिल जाएगा तो काम कर लेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ खाने के लिए खरीद लेंगे। ठीक है माँ। भूख के मारे ज्योति की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के साथ काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकलकर लोगों के यहाँ काम मांगने लगती हैं।
मेम साहब कुछ काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब आता है मुझे। मेरी बेटी मेरे काम में मेरा हाथ बटा देगी। अभी मेरे घर में कोई काम नहीं है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ममता और ज्योति ने बहुत से लोगों से काम मांगा, लेकिन उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। वो दोनों जहाँ भी जाते लोग उन्हें डांट कर भगा देते। भूख के मारे ज्योति के पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी बाजार में चलते चलते ज्योति को एक मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ दिखती हैं, जिन्हें देखकर ज्योति की भूख और बढ़ जाती है। माँ, वहाँ मिठाई की दुकान पर चलो ना। ज्योति बेटी, मिठाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, मैं मिठाई खरीदने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उस दुकान पर जाकर हम कुछ काम मांगेंगे। ठीक है बेटी। ममता ज्योति के साथ मिठाई की दुकान पर जाती है। साहब जी, कुछ काम दे दो, हम बहुत गरीब हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। ममता सेठ से काम मांग रही थी। इसी बीच भूख से परेशान ज्योति ने कुछ मिठाइयाँ चुरा ली। एक मिठाई उसने अपने मुंह में डाली ही थी कि सेठ ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। चोर चोर, काम मांगने के बहाने चोरी कर रही है, पकड़ो इसे, मारो मारो। सेठ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग ज्योति और ममता की तरफ दौड़े और उन्हें मारने लगे। मेरी बच्ची को मत मारो, उसे छोड़ दो। ममता हाथ जोड़कर सबसे विनती करने लगी, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों की पिटाई करते रहे। तभी उस दुकान पर एक आदमी मिठाई खरीदने आया। अरे क्यों मार रहे हो इन दोनों को? ये दोनों चोर हैं, काम मांगने का बहाना बनाकर मेरी दुकान पर आए और मिठाइयाँ चोरी करने लगे। पिटाई के कारण ममता के सिर पर बहुत चोट लग गई थी और ज्योति के नाक से खून बह रहा था। ज्योति बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर उस आदमी को उन दोनों माँ बेटी पर दया आ जाती है। छोड़ दो ने सेठ जी, आपके चोरी किए गए मिठाइयों के पैसे मैं दे देता हूँ। वो आदमी ज्योति के पसंद की मिठाइयाँ भी उसे दिलाता है। कितने पैसे हुए? ये लो अपने पैसे, तुम दोनों मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। लेकिन साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना इलाज करवा सके। उसकी चिंता तुम मत करो। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और दोनों का इलाज करवाता है। चलो, अब तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर बहुत छोटा और टूटा फूटा से है, आप वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता, हम सब एक हैं। कोई अमीर और गरीब नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया है सब भगवान ने किया है। वो आदमी ज्योति और ममता को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको घर ले जाने लगता है। रास्ते में, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों चोरी क्यों कर रहे थे? तभी ज्योति बोल पड़ती है। साहब, दोनों नहीं, चोरी तो सिर्फ मैं कर रही थी। माँ तो उस दुकान में काम मांगने गई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। और ज्योति उस आदमी को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों घर में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ममता और ज्योति अपने घर के अंदर आ जाते हैं। ज्योति मिठाइयाँ खाने लगती है। तुम भी खाओ ना माँ, बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, इससे पहले मैंने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई। तभी वो आदमी वापस उनके घर आता है। उसके दोनों हाथ में 2 बैग थे। वो दोनों बैग ममता को देता है। मेरा नाम रोशन है, मेरा राखी बनाने का कारोबार है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों माँ बेटी घर पर राखी बनाने का काम शुरू करो। जैसे जैसे राखियाँ बिकेंगी तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। उन पैसों से तुम अपना खर्च चलाना और जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते तब तक के लिए मैं ये कुछ खाने का सामान लाया हूँ। भरपेट खाना खाओ और काम में जुट जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान नहीं भाई, रोशन भाई कहो। अब तुम दोनों राखियाँ बनाओ, मैं परसों राखियों की डिलीवरी लेने आऊंगा। ठीक है रोशन भाई। माँ, ये साहब कितने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हाँ ज्योति बेटी, चल अब तब राखियाँ बनाने का काम शुरू कर दे। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, खाना खाकर मैं भी तेरे साथ राखियाँ बनाने लग जाऊंगी। ठीक है माँ। रात को भरपेट खाना खाकर दोनों माँ बेटी राखियाँ बनाने लग जाती हैं। ज्योति अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी मेहनत कर रही थी और राखियाँ बना रही थी। ज्योति के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसने अपने मन की सारी खूबसूरती उन राखियों में भर दी थी। अरे ज्योति बेटी, तूने तो बहुत सुंदर राखियाँ बनाई हैं। ये राखियाँ तो खूब बिकेंगी। हाँ माँ, ये देखो मैंने स्टोन वाली राखी, कुंदन की राखी और जरी वाली राखियाँ भी बनाई हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी राखियाँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी के हाथों में इतना हुनर है।
2 दिन बाद रोशन राखियों की डिलीवरी लेने ममता के घर आता है। वो ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियां ले लेता है और उन्हें नई राखियां बनाने के लिए और सामान देता है। कुछ दिन बाद रोशन ममता के घर आता है। अरे ममता बहन, तुम दोनों ने जो राखियां बनाई हैं, उन राखियों की डिमांड बाजार में बहुत बढ़ गई है। वैसी ही राखियां और बना दो। तुम्हारी राखियां अब शहर के बड़े बड़े मॉल में बिकेंगी। लोग उन राखियों को महंगे दामों में खरीद रहे हैं। जी रोशन भाई, हम दोनों वैसी ही राखियां और बना देंगे। कुछ दिन बाद रोशन फिर ममता के घर आता है। ममता और ज्योति की बनाई हुई राखियां शहर के बड़े बड़े मॉल्स में बिक रही थी और ग्राहक उन्हें अलग अलग वेबसाइट पर ऑनलाइन भी खूब ऑर्डर कर रहे थे। ममता और ज्योति की मेहनत रंग लाई और उन्हें उनकी बनाई हुई राखियों के काफी अच्छे पैसे भी मिल गए। राखी से ठीक 1 दिन पहले ममता रोशन को फोन करती है। रोशन भाई, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरा कोई भाई नहीं है। आपने एक सगे भाई की तरह मेरी बहुत मदद की है। मैं अपने हाथों से बनाई राखी आपकी कलाई पर बांधना चाहती हूँ। कल आप मेरे घर आएंगे ना? जरूर आऊंगा ममता बहन। ममता ने रोशन के लिए बहुत सुंदर राखी बनाई थी। रक्षाबंधन के दिन रोशन ममता के घर आता है और ममता उसकी कलाई पर राखी बांधती है। आज से तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है और अब ज्योति की भी पूरी जिम्मेदारी उसके रोशन मामा की है। तुम्हारी राखी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही दूंगा। रक्षाबंधन का त्योहार खत्म होने के बाद रोशन ममता को सिलाई सीखने के लिए सिलाई सेंटर में एडमिशन करा देता है और ज्योति का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। ज्योति अब स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। रोशन भाई, सिलाई तो सीख लिया, लेकिन अब सिलाई मशीन कहाँ से लाऊं? उसके बिना तो सिलाई का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। उसकी चिंता मत करो ममता। दूसरे दिन रोशन एक सिलाई मशीन लेकर ममता के घर आता है और ममता को वो मशीन देता है। ये लो ममता बहन, तुम्हारी राखी का गिफ्ट। रोशन भाई, आपने तो पहले ही बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो तुम भी मुझे एक गिफ्ट दे दो। इस सिलाई मशीन पर मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलकर। ममता रोशन के लिए एक अच्छी सी शर्ट सिलती है तो रोशन ममता के लिए एक छोटा सा बुटीक खुलवा देता है और ममता अब लोगों के कपड़े सिलने का काम करके अपना और ज्योति का गुजारा अच्छे से चलाने लगी थी। लेकिन हर साल रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही वो दोनों माँ बेटी फिर से राखियाँ बनाने लग जाती और रोशन उनकी बनाई हुई राखियों को महंगे दामों में बेचा करता। Please subscribe this channel.